Good morning, students. Welcome to Study from Home, a program initiated by Kanamagan Public School, Vrindavan. I am Rishi Agrawal, your business faculty. In the previous video, we were continuing our chapter Forms of Business Organization. हमने जब 11th बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमने एक कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री डाली थी, कोल्ड ड्रिंक का एक प्रोडक्शन हाउस डाला था हमने. ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर में जाना था कि बिजनेस क्या है, कॉमर्स क्या है, इंडस्ट्रीज क्या है. अब हम जान रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री बिजनेस के किन ऑर्गेनाइजेशन में कैटेगराइज हो सकती है. एंड अब तक जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने कवर अप की हैं उनमें थे हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी. तो अब हम करेंटली कर रहे हैं कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, जॉइंट स्टॉक करंटली हम कर रहे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी. अब जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है इस बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, जॉइंट स्टॉक का इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी दे चुका हूं. इन दिस वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू स्टडी द फीचर्स, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. हम इस वीडियो में जानेंगे फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी and what are demerits or limitations of joint stock company. तो ये तीनों पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे ऑन द वेरी सेम स्लाइड. हम इस एक बोर्ड पे हम सॉरी स्टूडेंट्स, फीचर्स, बेनिफिट एंड इन डिमेरिट्स को स्टडी करने वाले हैं. तो सबसे पहले फीचर की बात करूं, जब मैंने आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी समझाया था, ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी का नाम जॉइंट स्टॉक क्यों था, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज जॉइंट, द ओवरऑल कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल डिविडेंड्स एंड एवरी सिंगल पार्ट इज नोन एज शेयर्स. यानी जितनी भी कैपिटल होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी में, हम क्या करते हैं उन कैपिटल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और ईच एंड इंडिविजुअल पार्ट हमारा कहलाता है शेयर्स. ठीक है, एंड दो शेयर्स आर टू बी परचेज बाय शेयर होल्डर्स, एंड जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कौन होते हैं, आपके बिजनेस के ओनर्स. ठीक है, और इंडिया में जॉइंट स्टॉक कंपनी को गवर्न करने वाला लेजिस्लेशन कौन सा है, वो है आप हमारा इंडियन कंपनीज एक्ट 2013. इससे पहले जो कंपनी हमारी गवर्न होती थी वो गवर्न होती थी आपकी इंडियन कंपनीज एक्ट 1956. लेकिन इसमें अमेंडमेंट हुआ 2013 में. जो करेंटली इंडिया में जॉइंट स्टॉक कंपनी को गवर्न करने वाला जो लॉ है वो है अब आपका इंडियन कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है, तो डेफिनेशन क्या थी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन कम टुगेदर टू अंडरटेक बिजनेस एक्टिविटीज. यानी कि यहां पे बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं, अपने रिसोर्सेज को शामिल करते हैं और बिजनेस एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हैं. यहां पे बस डिफरेंस ये है कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है ये क्या होती है आपकी, ये होता है आपका आर्टिफिशियल पर्सन. Artificial person and it has a separate legal status. अब आर्टिफिशियल स्टेटस हमारा सबसे पहला जो पॉइंट हमारा फीचर में यही है कि द वेरी फर्स्ट फीचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज दैट कि जॉइंट स्टॉक कंपनी हैविंग द स्टेटस ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन. अब क्वेश्चन इट सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन. सबसे बड़ा तो क्वेश्चन यही है ना सर, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या है. मैं तो आपके सामने इन पर्सन खड़ा हूं, आर्टिफिशियल पर्सन किस तरह का हो सकता है. देखिए, एज अ पर्सन आप मुझे देख रहे हैं बोलते हुए, एज अ पर्सन मैं खाना खाता हूं, एज अ पर्सन मैं रेस्पिरेशन करता हूं, बट ये सारे के सारे काम एक कंपनी नहीं कर पाती. लेकिन एज अ पर्सन मुझ पे केस हो सकता है, हाँ हो सकता है, इस कंपनी पर भी केस हो सकता है. एज अ पर्सन मुझे बैंक मेरी जायदाद को जब्त कर सकती है, डेफिनेटली कंपनी की जायदाद को भी एज अ पर्सन एक बैंक जब्त कर सकती है. कंपनी में केस किया जा सकता है, कंपनी पर मेरी तरह केस भी किया जा सकता है, पुलिस कंप्लेंट की जा सकती है, लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं. तो ये है आपका आर्टिफिशियल पर्सन. मींस कंपनी होल्ड्स द स्टेटस ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन, मींस कंपनी कैन बी स्यूड, company can sue anyone and all the legal action can be taken against the company like a live person. ठीक है, we are not talking about the tangibility, we are talking about intangible actions. ठीक है, तो पहला फीचर हमारा क्या रहा, आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी होल्ड द स्टेटस ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन.
सेकेंड फीचर जो हमारा दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज वो यहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, मैंने उस दिन बड़े अच्छे से एक चीज एलैबोरेट की थी कि किस तरह से 1000 रुपए के शेयर्स को खरीदा गया शेयर होल्डर्स के द्वारा। देखिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब क्या है? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है जॉइंट होता है, एंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले कौन होते हैं? इन्वेस्टमेंट करने वाले होते हैं शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो अगर कंपनी कुछ घपला करे या कंपनी के खिलाफ पुलिस को एक्शन लेना हो, तो इसके शेयर होल्डर्स उस कंपनी के किसी भी इलीगल एक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं है। कंपनी हैज द स्टेटस ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन, एंड बीइंग अ पर्सन, कंपनी का अपने आप में एक लीगल एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स में जा सकती है, कंपनी पार्टनरशिप में जा सकती है, कंपनी जॉइंट वेंचरशिप में जा सकती है। यानी कंपनी का एक लीगल एग्जिस्टेंस होता है, कंपनी का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, एंड ये प्रोसीजर कंपनी को मिलता है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 से। ठीक है, पहला पॉइंट कंपनी हैज द स्टेटस ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी होल्ड्स द स्टेटस ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, एंड द थर्ड वन इज फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी का फॉर्मेशन होता है, एंड कंपनी का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है? इंडिया में कंपनी का फॉर्मेशन पहले होता था इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 से, लेकिन आफ्टर द अमेंडमेंट अब होता है ये आपका इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 से। अब ये 1956 से नहीं होता, बिकॉज 2013 में क्या किया गया था? इंडिया में कंपनीज एक्ट को अमेंड कर दिया गया था। हम क्या करेंगे? इन्हीं से हम अपने बेनिफिट और डिमेरिट निकालेंगे। एक कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए या कंपनी के फॉर्मेशन के लिए हमें बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज से गुजरना पड़ता है, और ये सारी लीगल फॉर्मेलिटीज हमें जॉइंट हिंदू फैमिली में, पार्टनरशिप में या सोल प्रोप्राइटर में नहीं फॉलो करनी पड़ती। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन वाला पॉइंट है, फॉर्मेशन इज नॉट इजी इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। किसी भी कंपनी का फॉर्मेशन जो है वो इजी टास्क नहीं है। तो इस पॉइंट को, यानी जो फॉर्मेशन वाला जो हमारा फीचर है, ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा डिमेरिट में, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज नॉट इजी। जो कंपनी का फॉर्मेशन है, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को करके, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को दिखा के, बहुत सारे पर्सनैलिटीज को दिखा के, बहुत सारे लीगल प्रोसीजर से हमें जाना पड़ता है कंपनीज के एग्जिस्टेंस के लिए, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। अभी बस इतना ध्यान रखेंगे कि फॉर द फॉर्मेशन एज अ फीचर मीन्स कंपनीज आर फॉर्म्ड इन इंडिया ऑन द लॉ Indian Companies Act 2013. Before they used to be formed in the on Indian Companies Act 1956. Currently, after the amendment, these are formed on Indian Companies Act 2013. ठीक है, and how the formation of company is demerit in terms of joint stock company, because it is quite hard, and a person will have to go all through legal activities and all for to form the company. ठीक है, फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं हम। फोर्थ पॉइंट कहता है हमारा परपेचुअल एग्जिस्टेंस। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म परपेचुअल एग्जिस्टेंस? परपेचुअल एग्जिस्टेंस को हम कंटिन्यूटी के टर्म में भी बोल सकते हैं। देखिए, हमने जब सोल प्रोप्राइटर पढ़ा था, तो वहां पे हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती थी। प्रॉब्लम क्या आती थी कि अगर सोल प्रोप्राइटर हमारा मर जाता है, पागल हो जाता है, या कोई भी प्रॉब्लम उसके साथ होती है, तो वहां पे बिजनेस एक्टिविटी जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाती है। लेकिन हमारे साथ यहाँ पे कुछ ऐसा इशू है ही, बिकॉज कंपनी के जो ओनर्स कौन है? वो शेयर होल्डर्स है, एंड शेयर होल्डर तो एक आदमी होता नहीं है। ठीक है, शेयर होल्डर्स किसी भी कंपनी के ऑल ओवर द वर्ल्ड में फैले होते हैं। सारे शेयर होल्डर्स का एक साथ मरना इज काइंड ऑफ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। उसके बाद शेयर होल्डर्स आपके नॉमिनीज, शेयर होल्डर्स के नॉमिनीज भी होते हैं। तो अल्टीमेटली कंपनी का एग्जिस्टेंस, कंपनी में कंटिन्यूटी का कोई इशू नहीं आता। कंपनी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता अगर कोई मेंबर उसका एलिमिनेट हो जाए या कोई मेंबर उसका ज्वाइन भी हो जाता है, तो कंपनी अपने कंटिन्यूएशन के प्रोसेस में चलती रहती है। अब कंपनी को कंटिन्यूटी मिलती रहती है, किसी भी मेंबर के आने या जाने से कंपनी के एग्जिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डिमेरिट तो हो नहीं सकता।
ठीक है, ये होगा आपका क्या, बेनिफिट। यानी कि इन कंपनी वी डोंट सी द प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस इज द बेनिफिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, तो ये था हमारा पॉइंट, परपेचुअल एग्जिस्टेंस एज द मेरिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, इसके बाद जो पॉइंट इसमें आएगा वो आएगा कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। यहां लिख देता हूं मैं, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। कंट्रोल, जॉइंट स्टॉक कंपनी के कंट्रोल की बात करें तो जॉइंट स्टॉक कंपनी इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी पर्टिकुलर पर्सन। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज कंट्रोल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स दैट इज द टॉप लेवल, दैट इज अपॉइंटेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द ग्रुप ऑफ मेंबर्स दैट गवर्न्स या फिर दैट कंट्रोल द जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी को कंट्रोल करने वाले ग्रुप का नाम पता है क्या होता है? वो होते हैं आपके बीओडी। क्या है ये बीओडी? ये बीओडी है आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मुझे एक मूवी का एक सीन याद आ गया। आप लोगों ने पहली स्पाइडरमैन देखी, टोबी मैगायर वाली, जिसमें सबसे पहला स्पाइडरमैन जो आया था, आई थिंक 2003-2004 में आई थी। उसका जो विलेन था ग्रीन गॉब्लिन। ग्रीन गॉब्लिन कौन होता है? नॉर्मन ऑसबॉर्न। नॉर्मन ऑसबॉर्न की कंपनी होती है ऑस्कॉप इंडस्ट्रीज। ऑस्कॉप इंडस्ट्रीज क्या करती है? ऑस्कॉप इंडस्ट्री आपके डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाती है। तो जब ऑस्कॉप इंडस्ट्री का जो ग्लाइडर फेल हो जाता है, जो ग्रीन गॉब्लिन जिस ग्लाइडर को राइड करता है, तो ऑस्कॉप के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो उसके मालिक को ही बाहर निकाल देते हैं, यानी तभी तो वो उनको मारता है। तो यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास इतनी पावर होती है कि वो कंपनी के ओनर को भी कंपनी के बाहर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन वो पावर उनके पास कब आती है, ये हम पढ़ेंगे आगे, जब हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी को डिटेल में स्टडी करेंगे, किस तरह से उनके पास ये पावर आती है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो इसमें हम फीचर पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे क्या, यहां पे लिख देता हूं उसे मैं, एक मिनट। जो नेक्स्ट फीचर हम स्टडी करने वाले हैं, कंट्रोल हो गया। ठीक है, कंट्रोल के बाद नेक्स्ट फीचर जो उसमें आएगा वो आएगा लायबिलिटी का। लायबिलिटी का मतलब मैं आपको बता चुका हूं एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, इट इज अ वेरी क्रूशियल थिंग फॉर यू टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म लायबिलिटी। लायबिलिटी टर्म स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड हमने पार्टनरशिप में देखा, हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज में देखा, हमने जॉइंट हिंदू फैमिलीज में देखा, हमने आपका सोल प्रोप्राइटर में देखा कि लायबिलिटी आपकी लिमिटेड अनलिमिटेड होती रहती है एज पर द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बट जैसा कि जॉइंट स्टॉक क्लियर है कि यहाँ पे शेयर होल्डिंग है एंड आप अपने शेयर होल्डिंग के लिए ही जिम्मेदार हैं केवल, यू आर नॉट लायबल अपार्ट फ्रॉम दैट। ठीक है, ठीक है, उसके अलावा आपको ध्यान ही नहीं रखना। तो यानी कि यहाँ पे जो आपकी लायबिलिटी होती है हर मेंबर की, वो आपकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। यानी कि अगर मैंने 200 रुपए के शेयर खरीदे हैं तो आई एम लायबल ओनली फॉर दोस 200 रुपीज। मेरा उससे कोई आगे मतलब ही नहीं है, मैं 200 रुपए से ज्यादा कोई काम करूंगा ही नहीं वहां पे। ठीक है, तो जो लिमिटेड लायबिलिटी है, लिमिटेड लायबिलिटी इज द बेनिफिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी एज अ बेनिफिट कैसे वर्क करेगा, एक बात समझिए। लिमिटेड लायबिलिटी वर्क करेगा कि अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप, आपकी दुकान है छोटी सी, तो इनकेस ही समझ लीजिए कि अगर आपका नुकसान होता है तो आपको वो नुकसान अपनी जेब से भरना पड़ेगा। आप बैंक से लोन लेके भागते हैं तो बैंक किसको पकड़ेगा? आपको पकड़ेगा। लेकिन अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी में कंपनी कोई भी लोन लेके भाग जाती है, कंपनी कोई लोन नहीं देती है, कंपनी को नुकसान होता है, तो आपको नुकसान नहीं होगा। बिकॉज जो इंडियन कंपनी एक्ट का जो लॉ है वो ये कहता है कि शेयर होल्डर का पूरा नुकसान कभी नहीं होता। यानी कंपनी घाटे में भी चली जाए, कंपनी अगर लॉस में भी चल रही हो, तब भी शेयर होल्डर्स का लॉस केवल और केवल कुछ परसेंटाइल पे कन्फाइंड रहता है। ठीक है, दैट इज एज पर द लॉ, एज पर द लेजिस्लेशन ओनली। ठीक है, तो मैंने बताया क्या, लायबिलिटी लिमिटेड होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी में, एंड दिस लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट एज द बेनिफिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है,
इसके बाद रिस्क बेयरिंग। रिस्क बेयरिंग का पॉइंट है वो भी आपका क्या है, वो भी आपका एज अ बेनिफिट ही काम करेगा। रिस्क बेयरिंग का पॉइंट है आपका बेनिफिट कैसे काम करेगा कि यहां पे शेयर होल्डर को कोई रिस्क है ही नहीं। एक्चुअली शेयर होल्डर्स आर नॉट हैविंग द रिस्क, shareholders are bearer of this only as per the amount that they have invested in the business. They are not liable of any other amount or whatever the liabilities a company has in the market. कंपनी की जो भी लायबिलिटी है शेयर होल्डर्स उसके लिए बिल्कुल भी लायबल नहीं है। कंपनी एक्ट ये कहता है कि इन केस कंपनी इज इन द लॉस दे विल हैव टू रिटर्न द अमाउंट ऑफ दो शेयर होल्डर्स बाय कटिंग सम अमाउंट। एक इसके लिए मैं कहानी सुनाता हूं आपको। कहानी का एक सच्चा एक एग्जांपल है, रियल लाइफ पे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। गोल्डन फॉरेस्ट प्राइवेट लिमिटेड बहुत टाइम पहले एक कंपनी आई थी जो कि बहुत अच्छे रिटर्न दे रही थी। ठीक है, लोगों ने 1990s के टाइम पे 1985 1990s के टाइम पे आपके पेरेंट्स से कभी पूछेगा, इतना अच्छा रिटर्न था कि लोगों ने बहुत ज्यादा एक बहुत बड़े अमाउंट में लोगों ने गोल्डन फॉरेस्ट प्राइवेट लिमिटेड में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसका जो इंटरेस्ट रेट ओवर हाई होने की वजह से, यानी आरबीआई का जो सेटअप, आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट तय किया था उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट देने की वजह से मार्केट में मनी फ्लो नहीं बिगड़ जाए, आरबीआई ने गोल्डन फॉरेस्ट प्राइवेट लिमिटेड को डिसकंटिन्यू कर दिया। केस कोर्ट में चला एंड गोल्डन फॉरेस्ट ने 20 से 25 साल बाद लोगों का प्रिंसिपल लौट आया 70%। यानी लोगों को लॉस नहीं हुआ, लोगों का लॉस एक पर्टिकुलर मीडियम तक रहा। लोगों का लॉस जो है वो अनलिमिटेड एक्सटेंट पे नहीं रहा। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ रिस्क बेयरिंग। यू आर बेयरिंग द रिस्क ओनली एज पर द अमाउंट दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। यू आर नॉट लायबल फॉर होल ऑफ द कंपनी। आप पूरी कंपनी के लिए, कंपनी 50,000 करोड़ की है, आपका 1 करोड़ फंस रहा है, तो आप केवल रिस्क बेयर करेंगे 1 करोड़ का, ना कि 50,000 करोड़ का। दैट इज द बेनिफिट ऑफ रिस्क बेयरिंग इन जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, उसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी में, यहां से लिस्ट कर देता हूं परपेचुअल एग्जिस्टेंस को, वो आता है कॉमन सील। देखिए कंपनी का एक लीगल एग्जिस्टेंस होता है एंड कंपनी के लीगल एग्जिस्टेंस के साथ कंपनी की क्या होती है, एक सील। जैसे आप कहीं भी स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, आपको उस स्कूल के किसी भी हर डॉक्यूमेंट पे आपको वहां का स्टैम्प लगा हुआ मिलेगा। सो दैट इज एग्जांपल ऑफ सील, नॉट एग्जैक्टली बट सील एग्जैक्टली कुछ उसी को कहते हैं। सील यू कैन फाइंड ऑन एवरी सिंगल डॉक्यूमेंट दैट इज ऑथराइज्ड बाय द कंपनी। उस कंपनी के जितने भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन है उन सब में कंपनी सील आपको यूज होती हुई मिलेगी एंड कंपनी सील का रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। अब बात करते हैं बेनिफिट की। बेनिफिट में 3 पॉइंट तो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिए, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटी एंड रिस्क बेयरिंग। ठीक है, द वेरी 4th पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द बेनिफिट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। मैंने आपको शेयर होल्डिंग का एग्जांपल दिया था कि किस तरह से इसके इन्वेस्टमेंट जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड रहता है एंड जो परचेज करते हैं स्मॉल डिविडेंड को वो शेयर होते हैं एंड द पर्सन हु परचेज वो होता है शेयर होल्डर। आपको पता है कि शेयर होल्डर अपने शेयर्स को खरीद सकता है, अपने शेयर्स को बेच भी सकता है और किसी और कंपनी के शेयर्स को बेच भी सकता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। मींस वॉट एवर द अमाउंट दैट यू हैव इन्वेस्टेड यू आर नॉट एडमेंट टू दैट, यू कैन चेंज योर शेयर होल्डिंग वेन एवर यू वॉन्ट। आप अपनी शेयर होल्डिंग को जब चाहें तब चेंज कर सकते हैं, आप अपने शेयर को सीधा का सीधा मार्केट में बेच सकते हैं। दैट इज द बेनिफिट इन जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब ये कैसे बेचते हैं ये भी हम जानेंगे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, उसके बाद जो सबसे बेस्ट जो पार्ट है, द मोस्ट बेनिफिशियल point of this joint stock company that it has the scope of expansion। यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना एक्सपेंशन का स्कोप नहीं होता जितना कि एक्सपेंशन का स्कोप अकेले जॉइंट स्टॉक कंपनी के पास होता है, बिकॉज दे आर हैविंग नो इन्वेस्टमेंट लिमिट। यहाँ पे जो लिमिटेड इन्वेस्टमेंट की तो बात ही नहीं है कहीं, बिकॉज जितना आप शेयर होल्डिंग रिलीज करते जाओगे आपको उतनी शेयर होल्डिंग मार्केट से मिलेगी। आपके शेयर होल्डर्स आपके इन्वेस्टमेंट को, अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज भी कर सकते हैं।
तो जितनी भी एमएनसी आपको मिलेंगे, जितने बड़े बड़े फर्म्स मिलेंगे, उन सबका आपको फॉर्मेशन क्या मिलेगा, जॉइंट स्टॉक कंपनी। आप जियो को ले लीजिए, आप जियो को ले लीजिए, एसबीआई को ले लीजिए, या किसी भी बड़े से बड़े फर्म को उठा के देख लीजिए, आपको ये एग्जांपल बिल्कुल सही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो बेनिफिट देखते हैं इसका वो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। एक चीज और जो फायदेमंद है इसमें वो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। देखिए, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास रिसोर्सेज की कमी की वजह से, जितने भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में स्टडी किए हैं, उनके पास कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की कमी होती है। एंड रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी आती है, दैट दे समवेयर लैक्स इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अपने फर्म को, अपने एम्प्लॉयज को प्रोफेशनल मैनेजमेंट प्रोवाइड करा पाना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, कंपनी के पास रिस्क कम है, कंपनी के पास एक्सपेंशन है, तो यस दे कैन हायर द प्रोफेशनल्स फॉर देयर एडवाइस, फॉर टू एडवाइज देम। बैंकिंग प्रोफेशनल हो गया, शेयर मार्केट प्रोफेशनल हो गया, मैनेजर्स हो गए, प्रोडक्शन मैनेजर्स हो गए, सेल्स मैनेजर्स हो गए। तो ये एक और बेनिफिट है आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी का। बेनिफिट को लिस्ट करते हैं जल्दी से। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटी, रिस्क बेयरिंग, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, स्कोप ऑफ एक्सपेंशन एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, इसके साथ लिमिटेशन की मैं बात करता हूं, इसके साथ लिमिटेशन की मैं बात करता हूं। लिमिटेशन में जो पहला पॉइंट मैंने पढ़ा था वो था आपका फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे डिमेरिट्स की। डिमेरिट, सबसे पहला जो डिमेरिट्स था फॉर्मेशन ऑफ कंपनी था। अब फॉर्मेशन डिमेरिट क्यों है, बिकॉज यू हैव टू गो सो मेनी लीगल obligations for that, so that's why formation is one of the demerits of joint stock company. And after that, lack of secrecy. How secrecy is secrecy act as demerit of joint stock company? Secrecy ऐसे क्योंकि शेयर होल्डर्स के साथ अपने सीक्रेट शेयर करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट को सारी की सारी इंफॉर्मेशन बिजनेस के इंटरनली देनी पड़ती है। तो इस वजह से जॉइंट स्टॉक कंपनी बहुत सारे लीगल ऑब्लिगेशन से बंधी होती है। इन लीगल ऑब्लिगेशन के थ्रू अपने अकाउंट्स को, अपनी इंफॉर्मेशन को, इनको क्या करना पड़ता है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। सो दैट ट्रांसपेरेंसी समटाइम्स, ड्यू टू दैट ट्रांसपेरेंसी समटाइम्स दे don't manage to keep their secrets within themselves। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका लिमिट एक्ट करता है एज अ लिमिटेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, थर्ड लिमिटेशन जो इसका है वो है इम्पर्सनल वर्क एनवायरमेंट। इम्पर्सनल वर्क एनवायरमेंट। अब इम्पर्सनल वर्क एनवायरमेंट मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज अ ह्यूज साइज। जॉइंट स्टॉक कंपनी का साइज जो है वो यूजुअली किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा बड़ा होता है। उसकी वजह से टॉप लेवल एंड लोअर लेवल का जो इंटरेक्शन होता है ना, वो बहुत कम हो पाता है। टॉप लेवल तक बात तो केवल और केवल मिडिल लेवल मैनेजर्स के थ्रू पहुंचती हैं। तो इस इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट का मतलब यह है कि इस कांटेक्ट नहीं होने की वजह से, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट जो है बिजनेस पे पड़ता है। यानी आपके लेबर जो है वो खुश नहीं रहते, आपके बिजनेस में लोअर लेवल पे प्रॉब्लम आ सकती है, आपके लेबर स्ट्राइक पे जा सकते हैं, आपके पास उनकी डिमांड नहीं पहुंचती। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपकी आ सकती है इन इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। अब हमने क्या पढ़ा था, कंपनी का एक अपना लीगल स्टेटस होता है एंड लीगल स्टेटस की वजह से कंपनी विल हैव टू पास थ्रू न्यूमरस रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये न्यूमरस रेगुलेशन भी एक्ट करता है आपका एज अ लिमिटेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। बिकॉज आप रेगुलेशन नहीं बंधे रह जाएंगे तो बिजनेस एक्टिविटी को किस तरह से कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, आपको टाइम टू टाइम ऑडिट करवाना पड़ेगा, आपको अपनी रिपोर्ट्स देनी पड़ेंगी। तो इन रेगुलेशंस की वजह से भी कहीं ना कहीं बिजनेस को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब हमें पता है जॉइंट स्टॉक कंपनी पे जो वर्क होता है ना, वो मैनेजमेंट लेवल की वजह से मैनेजमेंट लेवल से होता है। यानी कि सबसे पहले टॉप लेवल होते हैं, फिर मिडिल लेवल होता है, फिर लोअर लेवल होता है। यानी कि सीईओ हो गया, मैनेजर हो गया, फिर वर्कर हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, डिसीजन मेकिंग डिले हो जाती है आपके बिजनेस की। डिसीजन मेकिंग यानी कि कोई काम जो डिसीजन तुरंत लेना चाहिए वो आपका प्रोसेस में फंस जाता है एंड समटाइम दैट प्रोसेस डिलेज द डिसीजन। दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो एक्ट एज द लिमिटेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसके बाद आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट, ओलिगार्किक
मैनेजमेंट। ओलिगार्की मैनेजमेंट क्या होता है, बड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिए, हमें पता है कि अल्टीमेटली जॉइंट स्टॉक कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं? जॉइंट स्टॉक कंपनी के ओनर्स होते हैं आपके शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स एक टाइम पे किसी कंपनी में सारे के सारे प्रेजेंट तो नहीं हो सकते, तो इन एब्सेंस ऑफ शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंजॉयज अनलिमिटेड पावर। यानी कि शेयर होल्डर की एब्सेंस में तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अनलिमिटेड पावर को एंजॉय करते हैं, एंड समटाइम दे गेट द वर्क डन इन फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप। तो कभी कभी इसकी वजह से कंपनी में डिक्टेटरशिप वाली सिचुएशन भी देखने मिल जाती है, बिकॉज शेयर होल्डर्स तो देख ही नहीं पा रहे हैं कंपनी में क्या वर्क हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं ओलिगार्किक मैनेजमेंट, वेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंजॉयज अनलिमिटेड पावर इन एब्सेंस ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये था आपका ओलिगार्किक मैनेजमेंट। एंड द लास्ट लिमिटेशन दैट इज कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट टर्म का मतलब है कंपनी का साइज बड़ा है, ठीक है, और कंपनी में हर कोई एक मोटिव से काम नहीं करता। कंपनी का ओनर है वो बिजनेस एक्सपेंशन के लिए काम कर रहा है, मैनेजर इंसेंटिव के लिए काम कर रहा है, वर्कर छुट्टी के लिए काम कर रहा है, वॉचमैन जल्दी घर जाने के लिए काम कर रहा है। क्या बिजनेस में इतने बड़े बिजनेसमैन, जितना बड़ा बिजनेस का साइज होता है ना, तो इस इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट जो डिमांड पड़ा था ना, इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, इसकी वजह से कहीं ना कहीं इतना कम्युनिकेशन गैप बनता चला जाता है इसके एम्प्लॉयज के बीच में। इसके एम्प्लॉयज के बीच में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है, और लोगों के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स में कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है। मैनेजर की बात सीईओ नहीं समझ पाता, सीईओ की बात वर्कर नहीं समझ पाते, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। तो ये था हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी इट्स केस स्टडीज अलोंग विद टाइप ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। इसमें से कोई भी कंटेंट आपको समझ में नहीं आया हो या कोई भी क्वेरी आप लोगों की अगर बनती हो तो अपनी क्वेरीज को मुझ तक जरूर भेजिए। Keep your queries in the comments section or you can directly send your queries to me on WhatsApp। ठीक है, मेरा WhatsApp नंबर आपको मिल जाएगा, कुछ स्टूडेंट्स पे है, वहां से कलेक्ट कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।